Okay, so good morning, everyone. It's a lovely Saturday, which we are using to do a demo for PM. Just a small introduction of who I am. I am CA Nidhi Bhaskar. I became a CA 14 years back. So you can say that post qualification experience, which I carry, is 14 years. I started my career working with EY as a direct tax consultant, but then couple of years working with them, I started taking trainings with the Gurgaon branch of ICAI, where I trained thousands of chartered accountant students in 6 to 7 years of training span. Then it was approximately 4 years back when I became a part of the ACCA community, I will say, working with ISDC as a regional head, handling North India, West India, and East India for university partnerships. So the journey started from there that got associated with ACCA. Then I became a part of Zell Education, but still I'm taking trainings with ISDC. And apart from that, I took one batch for VGLD also, if you have heard of, through Grant Thornton. Since last 3 quarters, I have started my own institute, that's Value Education. And it's the third quarter of this third quarter. Yes. So this is rather the fourth quarter, I'll say, not the third quarter. थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट इज अवेटेड. ये फोर्थ क्वार्टर होने वाला है जो हम पढ़ रहे हैं. माय टीचिंग स्टाइल यू विल फाइंड इज इन अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. मैं कंप्लीटली इंग्लिश में नहीं पढ़ाती हूँ बिकॉज मेजरली माय स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा उनका कंफर्ट लेवल रहता है जब हम इंग्लिश की बजाय हिंदी में भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं. नाउ इट्स अबाउट मी. नाउ लेट्स कम टू पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फिफ्थ पेपर. और रादर अगर इस पेपर की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल पेपर्स इन टर्म्स ऑफ, अगर ऑडिट की पास परसेंटेज लोएस्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट लोएस्ट पीएम की पास परसेंटेज है. स्टूडेंट्स आर लिटरली स्कैर्ड टू अटेम्प्ट पीएम, जो पिछले कुछ क्वार्टर से देखने में भी मिल रहा था कि इसका रिजल्ट भी बहुत सफर कर रहा था. बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा था, स्टूडेंट्स बहुत पढ़ के भी जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं पास होना वाज गेटिंग डिफिकल्ट. इवन जो बहुत इंटेलिजेंटली भी लग रहे थे कि ये क्लियर कर जाएंगे, वो भी बहुत मार्जिन पे पास हुए. सो दिस पेपर हैज ऑलवेज बीन वेरी ट्रिकी. आई टेल यू द रीजन सो दैट व्हेन यू स्टार्ट तो आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड रहे कि इस पेपर में चाहिए क्या, इसी से एक्सपेक्ट क्या करता है. सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल से इज, इस पेपर में चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कैसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी? वो तो मैम सब में ही चाहिए होती है, बिल्कुल यू आर राइट, सब में ही चाहिए होती है. लेकिन ये अकेला एक ऐसा पेपर है जिसका आई शुड से कि इतना वास्ट और इतना डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसके स्कोप को कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो कैसे? अगर आप ये सोचो कि मैंने एग्जाम किट कर ली और मेरा पास होना 101% श्योर है, यू आर मिस्टेकन देयर. सिर्फ एग्जाम किट आपको एक आइडिया देगी कि ओके ये केसेस भी हो सकते हैं. एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट. सो रिमेंबर दैट थिंग वेरी क्लियरली कि एग्जाम किट से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन एग्जाम किट करनी जरूरी क्यों है? ताकि आप मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस को प्रैक्टिस कर पाए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि अगर 100 क्वेश्चंस हमने किए, 100 केसेस हमने कर लिए, अगर एग्जाम में आएगा 80% तो हम डील कर पाएंगे, 20% ऐसा हो सकता है जो ट्रिकी हो, हम नहीं डील कर पाए. दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको नए चैलेंजेस मिलेंगे एग्जाम में. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी. अब बात करते हैं पीएम में पास होने का तरीका क्या है. तो तरीका बहुत सिंपल सा है, आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना है. यहाँ पे रूल बेस्ड अप्रोच नहीं चलती है, दिमाग लगाना चलता है. एंड दैट इज व्हाई इवन इसका सिलेबस बहुत छोटा है, मुझे तब भी 60-65 आवर्स इसमें लगते हैं बेयर मिनिमम. क्योंकि हम जब एक क्वेश्चन इसका सेक्शन सी का उठाएंगे, उसको करने में एटलीस्ट 1 आवर लग जाएगा, एटलीस्ट 1 आवर. बिकॉज आई विल टेल यू डिफरेंट केसेस ऑल्सो कि ये ऐसा भी हो सकता था. अगर एग्जाम में ये सिचुएशन इस तरह से आए तो उसको कैसे डील किया जाएगा, हम उस पर भी बातें करेंगे. इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम मार्जिन आपको ये रखना है कि पीएम अगर 60-65 आवर्स मेरा है, एडिशनल 80 आवर्स आपका होना चाहिए, ताकि टोटल 150 आवर्स, 140 आवर्स या 160 आवर्स की पढ़ाई इस पे हो सके. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑन दैट. वन थिंग इज दैट. अब एक बार आई जस्ट शो यू कि पीएम है क्या. उसका पेपर स्ट्रक्चर समझते हैं, सिलेबस समझते हैं, उसमें हम कैसे जाएंगे वो भी समझते हैं. You join or you don't join,
स्टिल इसको समझना, ताकि एटलीस्ट आपको पेपर का पता लगे कि पेपर में है क्या। कैन यू सी अ स्मॉल पीपीटी? दिख रहा है पीपीटी स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, पेपर पैटर्न। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझते हैं। स्किल लेवल पेपर्स में जो पेपर पैटर्न है, मोर और लेस इसका भी पेपर पैटर्न यही है। इट हैज गॉट सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। ये तीनों सेक्शंस इसमें आते हैं। तीनों सेक्शंस में दो सेक्शंस में एमसीक्यूज हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये एमसीक्यूज कैसे होंगे? सेक्शन ए में 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो आपको ओटीक्यू के नाम से भी जगह जगह दिखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्कर्स ईच के, यानी सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। सेक्शन ए इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। इसमें आपको 15 क्वेश्चंस में से 5 से 6 थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए इजी होता है हैंडल करने में, इसमें ज्यादा ट्रबल आती नहीं है। सेक्शन बी, इसमें होते हैं 3 डिफरेंट केसेस, यानी इसमें एक केस 1 आएगा, केस 2 आएगा, केस 3 आएगा, और इसमें इस केस के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इनको क्यों बोलते हैं? किसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, किसी में मैच द टेबल होगा, किसी में ड्रॉप डाउन करके कोई ऑप्शन चूज करना होगा, लेकिन ये होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही, जिसमें आपको वर्किंग शो नहीं करनी होगी। 3 अलग अलग केसेस, मतलब केस 1 के ऊपर ही 5 क्वेश्चन, केस 2 के ऊपर 5 क्वेश्चन, केस 3 के ऊपर 5 क्वेश्चन। दिस इज हाउ सेक्शन बी विल वर्क। सेक्शन सी में क्या होगा? इसमें 2 से 3 केस सिनेरियोज होंगे, यानी एक क्वेश्चन काफी लंबा सा, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स आएंगी। अब मैंने ये 2 से 3 क्यों लिखी? 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब 10 का एक, 15 के 2, ये भी हो सकता है, बट मेजरली आपको 20 के दिखेंगे इसमें। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि ये किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव होता है। अब ये सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आप कैलकुलेशंस शो करते हैं, जिसमें आप अपनी वर्किंग शो करते हैं, जिसमें वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। So that has to be very carefully learned and handled. यहाँ पे बच्चा बहुत फंसता है। अगर पीएम पेपर को मैनेज करने की मैं बात करूं, इसको मैनेज करने का सिंपल तरीका है, आप स्ट्रेटेजाइज करो। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट पासिंग इट बाय स्टडीइंग द बुक, नो, it is more about strategy also. What type of strategy? You have to manage the paper, you have to go for the time management, you have to talk relevant. मतलब यहाँ पे सेक्शन सी में अगर क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट आप नहीं समझे एंड यू केप्ट ऑन टॉकिंग इररेलेवेंट पॉइंट्स, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। एंड यू विल कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि यार मैं तो बहुत कुछ लिख के आया था, मैं पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने रेलेवेंट नहीं लिखा। तो हमें यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि रेलेवेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका मुझे जवाब क्या देना है। सो आई सिंपली गिव यू अ स्मॉल फनी टाइप ऑफ एग्जांपल हियर। मेरा इंट्रोडक्शन कोई मुझसे पूछता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु इज निधि, वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम? सो आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई एम अ ट्रेनर, ओ सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, माय नेम इज सी निधि भास्कर। कुछ गड़बड़ हो गई ना, सीक्वेंसिंग में गड़बड़ हो गई, यानी आपकी वे ऑफ राइटिंग सीक्वेंसिंग के हिसाब से भी जानी चाहिए। मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले, नेक्स्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट, यानी रेलेवेंस के हिसाब से लिखेंगे तो मार्क्स मिलने में भी एग्जामिनर ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, खुशी खुशी आपको मार्क्स देगा। ठीक है, सो इज दिस पेपर पैटर्न क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? नो मैम। चलिए अब आते हैं सिलेबस पे। द बेस्ट पार्ट विद पीएम इज इसका सिलेबस बहुत छोटा है। एक चीज का ध्यान रखना, आप मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, एक चीज का ध्यान क्या रखना है, अगर एपीएम लेना हुआ पी लेवल पे, एपीएम पीएम का बेस है। आपको एपीएम एक स्टेप आगे मिलेगा पीएम के, यानी कि अगर पीएम बिगड़ गई तो पी लेवल की एक चॉइस खत्म हो जाएगी एंड दैट चॉइस विल बी एपीएम, एपीएम विल बी गॉन। और अगर ये पेपर ग्रिप पे आ गया तो एपीएम आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत केयरफुली यू हैव टू डील विद कि पीएम को हमें समझना है। मुझसे 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, दैट इज व्हाट अ लाइव क्लास इज फॉर।
4 बार 5 बार पूछो, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए लगे रहो, आई डोंट माइंड। ठीक है, अब इसका सिलेबस देखते हैं। छोटा सा सिलेबस है 15 चैप्टर्स का। अब आप बोलोगे मैम 15 चैप्टर्स छोटे होते हैं, बताती हूँ कैसे छोटे हैं। चैप्टर नंबर 1 करना ही नहीं है। सी, इट्स अ रिवीजन ऑफ एमए टॉपिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका रिवीजन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसका बेस जब हम आगे चैप्टर्स करते जाएंगे, जहां रिक्वायर्ड होगा मैं अपने आप बेस बनवा दूंगी। आपको पीछे से सब कुछ रिवाइज करके नहीं आना। आई विल क्रिएट दैट बेस। नंबर 2, चैप्टर 2 चैप्टर 3 एब्सोल्युटली थ्योरी, एब्सोल्युटली थ्योरी। ये थ्योरी चैप्टर्स क्वेश्चंस लेके आते हैं आपको एग्जामिनेशन में, 4-5 क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि ये 6 मार्क्स 8 मार्क्स के बीच में कंटेंट इसमें से होता है, फॉर श्योर मिलेगा इसमें से। तो एटलीस्ट हम उनको तो सेफ गार्ड करें। जो 6 नंबर या 8 नंबर इन दोनों में से आएंगे, डोंट लूज दैट मार्क, राइट। चैप्टर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स। तो इफेक्टिवली प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने के लिए कितने हो गए? 12। ये 12 चैप्टर्स बहुत भारी नहीं है। स्टडी टेक्स्ट में इनका कवरेज बहुत छोटा सा है। हमारा ज्यादा फोकस पीएम में रहता है एग्जाम किट पे, मतलब मेरा पर्सनली पीएम एग्जाम किट पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि आपको स्टडी टेक्स्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाती है, अप्रोच ऑफ एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। तो एग्जामिनेशन की अप्रोच समझने के लिए एग्जाम किट पे जाना पड़ेगा। आई डोंट माइंड, आई बीपीपी करो, बीपी की प्रॉब्लम्स मुझसे लेके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन सॉल्व अप योर बीपीपी की प्रॉब्लम्स आल्सो। जितनी बुक्स प्रैक्टिस करोगे अच्छा है, लेकिन आई स्टिल से सबसे पहले कैप्लन खत्म करना, उसके बाद में बीपीपी पे आना। ऐसा मत करना कि हम दोनों नाव में सवार हो गए हैं एंड वी लैंड अप नोवेयर। डोंट डू दैट। सो एटलीस्ट गारंटी, मेक श्योर दैट फर्स्ट one book is done, then only you reach the second book, right? अब हम कैसे इस पे जाएंगे? If you join, then this is relevant for you. If you don't join, even then आपको अंदाजा लगना चाहिए कि इसका ट्रेनिंग प्लान चलना कैसे चाहिए. So this is how we'll complete 60 hours of training. Now you will say कि मैम ये तो 57 hours है. हाँ, क्योंकि इसमें मैंने 4 चैप्टर डाले नहीं है. वो कौन से 4 चैप्टर्स हैं? एक चैप्टर नंबर 10 बजटिंग और एक चैप्टर नंबर 2 और 3 वो आपको इस चैप्टर के कॉलम में नहीं दिखेंगे। वो क्यों नहीं दिखेंगे? वो बिल्कुल थ्योरी है। चैप्टर 2 और 3 that I have kept as a pre-recorded session, उस पर मैंने नोट्स क्रिएट करे हुए हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वो किस तरह के हैं? इफ आई गिव यू एन आइडिया, डेटा क्या होता है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन किन किन लोगों के लिए यूजफुल होती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, ये सारी चीजें इन चैप्टर्स में है। दैट आई हैव केप्ट एज प्री रिकॉर्डिंग। आप लोगों को जब टाइम मिले, रात के 2 बजे नींद नहीं आ रही है, वो चैप्टर्स पढ़ो, बहुत अच्छी नींद आएगी इसके बाद में, राइट। सो वो 3 चैप्टर्स इसमें से मिसिंग है। बचे हुए चैप्टर्स का ये 57 आवर्स का प्लान है। 57 आवर्स के अलावा what we are supposed to do is separately keep problem classes. Apart from that, एग्जाम किट के बहुत सारे क्वेश्चंस आप निकाल के लाएंगे। और एक मेरी इच्छा है कि पिछले 2-3 सालों में जो स्पेसिमेन एग्जाम्स आए हैं, उसमें कई क्वेश्चंस बुक्स में नहीं आए हैं, जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। हम उनको अलग से लाइव प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से निकल जाए वो बेटर है। लेकिन वो प्रैक्टिस होगी एंड में, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स। अब ये जो पढ़ने के 57 आवर्स हैं, इनमें ध्यान रखना, ये मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि उसकी सीक्वेंसिंग मैं ऐसे लूंगी। ये सीक्वेंसिंग आपके इंडेक्स से मैच नहीं करती, ये सीक्वेंसिंग थोड़ी सी उल्टी है। व्हाई? चैप्टर 5 में सबसे पहले कराऊंगी, जो आज हम करेंगे सीवीपी एनालिसिस का। सीवीपी एनालिसिस 2 क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगी, इंक्लूडिंग एग्जाम किट। तो एग्जाम किट को हम पीएम में साथ के साथ कर सकते हैं। क्या है, सम पेपर्स हैव अ प्रॉब्लम कि आप साथ के साथ एग्जाम किट नहीं उठा सकते। जैसे अगर आप में से किसी ने टैक्स दिया होगा, तो टैक्स का जब तक आप 10-15 चैप्टर्स का पोर्शन नहीं कर लेते, आप एक क्वेश्चन उठा नहीं सकते। सेक्शन सी, यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, हम उठा पाएंगे। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है पीएम में, तो आपके लिए इसको मैनेज करना भी बहुत आसान है। आई ट्राई कि एटलीस्ट हम 1/3 एग्जाम किट कंप्लीट कर जाए। मैं ट्राई इसलिए बोल रही हूँ, 1/3 में हो सकता है 5% का पोर्शन बच जाए, लेकिन मोर और लेस 1/3 से ज्यादा ही कंप्लीट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम किट, लेकिन कमिटेड आपको रहना पड़ेगा। तो 1 हम सीवीपी करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, जो नेक्स्ट वालों के लिए बेस बिल्ड करेगा, दैट इज स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये 3 क्लासेस लेगा बेयर मिनिमम, और ये एकदम से ऐसा आएगा जहां पे थोड़ा सा लेवल अप होगा आपका।
फिर प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, बैलेंस का चैप्टर है। रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये चैप्टर नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पीएम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कभी भी कुछ रटा रटाया काम नहीं आता। हर बार सिनेरियो अलग होते हैं, हर बार सिचुएशन अलग होती है, लेकिन उसके बाद में जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला आता है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पोर्शन है जो थ्योरी में अच्छे हैं, जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है। लेकिन जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो मुझे उस पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि इसमें से फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का आ जाता है। सो हम इसको किसी भी हालत में लेस प्रैक्टिस मोड में नहीं डाल सकते। इसलिए बावजूद इसके कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत इजी पोर्शन है, ये तीनों चैप्टर्स सबसे ज्यादा ड्यूरेशन इन्वेस्ट करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है और वो इतना इजी होता है कि आपको वो पीएम पास कराने में बहुत मदद करता है। देन एडवांस वेरिएंसेस, ये वेरिएंसेस आपने ग्रेजुएशन में करे होंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये उसी पे होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन अप्रोच एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वेरी इजी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वेरी इजी, प्राइसिंग वेरी इजी, ये सब बहुत आसान है। सारे डिस्कशन के बाद में इन कंटेंट्स को देख के यहां तक, अब आई विल से वन थिंग, ये हम पेपर पढ़ क्यों रहे हैं? यू विल बी सरप्राइज कि मैम यहाँ से तो बोलना चालू करना था आपको। नहीं, मैं चाहती थी कि पहले आप कंटेंट्स देखो, क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हो वो आपको कंटेंट देख के समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? एक इसमें वेरिएंसेस का जो पोर्शन है, आपकी नौकरी में एक प्रोफाइल होता है बजटिंग डिपार्टमेंट का। हर कंपनी में एक बजटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस टीम का ही पार्ट होता है। ये वो टीम होती है जो हर डिपार्टमेंट का बजट सेट करती है, कंपनी का ईयरली बजट सेट करती है। अब अगर आप विद इन बजट चले तो वेरिएंसेस नहीं आने चाहिए, या फिर वेरिएंसेस फेवरेबल आने चाहिए। यानी ये बजटिंग टीम के लिए पहले तो बजट बनाना, जो आपके कंटेंट में था, चैप्टर नंबर 10, जो मैंने रिकॉर्डिंग पर डाला हुआ है, और एक क्लास इसकी मैं लाइव भी लूंगी, सो डोंट वरी, लाइव भी होगी, पर ये बहुत थ्योरेटिकल है। तो बजटिंग एक डिपार्टमेंट है जहां पे पहले आप बजट्स बनाते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी वेरिएंस आ रहा है उसके रीजंस फाइंड आउट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा पेपर, इट मेक्स यू एलिजिबल टू वर्क इन द इंडस्ट्री, स्पेशली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मारुति है, आई एम बेस्ड इन गुड़गांव, एनसीआर। अब हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम पे मारुति भी दिखता है, हीरो मोटोकॉर्प भी दिखती है, और बहुत सारे आसपास में पानीपत, सोनीपत, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। इट कैन बी अयूर की फैक्ट्री, इट कैन बी दावत राइस। ये सारी की सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में जो जाती हैं, ये सारा ज्ञान वहां पे लगता है। वंस यू क्वालिफाई एज एन एसीसीए, 2-3 साल में आप लोगों के लिए इंडस्ट्री से भी जॉब्स आने लग जाएंगी, क्योंकि एज सच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मस्ट नहीं है किसी भी कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए। ये सब कॉस्टिंग है। कैसे? हम पेंडेमिक में देख रहे हैं कि कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न करना लिटरली महाभारत हो गई है। इट्स गेटिंग वेरी टफ फॉर देम टू मेक प्रॉफिट। दे कैन नॉट चार्ज अ वेरी हाई अनकंट्रोल्ड प्राइस फ्रॉम द कस्टमर। तो फिर प्रॉफिट आएगा कैसे? कॉस्ट कंट्रोल से। कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी? आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे? वो तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज देयर इज हेल लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। दैट मीन्स मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी, यू विल हैव टू लोअर डाउन द कॉस्ट, एंड दैट्स योर जॉब। उसी के लिए आपको पे किया जाएगा। आप बजट बनाएंगे, आप परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। किसकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे? आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ, किस कंपनी को अक्वायर करना है, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट से पता चलेगा। उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, पता लगे कि हम एक ऐसी कंपनी को अक्वायर ना कर ले जो बिल्कुल डेड पूल है। एक तो पहले ही मैं नुकसान में हूं, फिर मैंने एक ऐसी कंपनी को अक्वायर कर लिया जिसने ओवरऑल ग्रुप को नुकसान में ला दिया। दैट शुड नॉट हैपन। वहां पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट पिक्चर में आएगी। यानी एक्विजिशन के केस में भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट आ सकती है। उसके अलावा आप अपनी खुद की यूनिट्स, खुद के डिविजन्स, खुद के सेगमेंट्स, इनके भी परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे, वो इस चैप्टर से पता चलेगा। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इज वेरी क्रिटिकल। चैप्टर नंबर 14 देखो। कैन यू ऑल हियर मी? कहीं मैं अकेली तो नहीं बोलती जा रही हूँ? No, ma'am, we can hear you. ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग, कैन यू सी चैप्टर 14? Yes, ma'am. परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग अपने आप में एक अलग प्रोफाइल है।
यहाँ पे कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरह के प्रोफाइल हैं जो आप इस पेपर में पढ़ रहे हैं। प्राइसिंग, किसी नए प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, यू आर दी वन हु हैज टू सजेस्ट। कैसे, उस पे कॉस्ट क्या लग रही है, प्लस कुछ प्रॉफिट मार्जिन, इसको कॉस्ट प्लस प्राइस बोलते हैं। अगर वो पॉलिसी है कंपनी की, वो सेट करेंगे, लेकिन आजकल ये पॉलिसी चलती नहीं है। कस्टमर क्या पे करने को तैयार है वो चलता है, यानी आप उल्टा काम करते हैं इसमें। पहले तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, यानी बची हुई मेरी कॉस्ट होनी चाहिए। इसे बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट भी इसमें आएगी। बहुत सारी चीजें हम ऐसी सीखेंगे विच आई विल ट्राई कि आपको मैं एक एग्जांपल भी दे सकूं कि ये सारी चीजें कहाँ इंडस्ट्री भी यूज करती है। जस्ट इन टाइम सिस्टम है, लीन सिस्टम है, ये सारी चीजें अब हमें एक नई दुनिया में लेके जाएंगी। आई ऑलवेज ड्रीम दिस कि मैं जब अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगी तो एक इंडस्ट्री विजिट रखूंगी स्टूडेंट्स के लिए, पर पेंडेमिक ने वो भी खत्म कर दिया, उसका स्कोप भी खत्म हो गया। लेकिन एटलीस्ट हम ऑनलाइन तो इंडस्ट्री विजिट कर ही सकते हैं। लेके चलूंगी आपको एक इंडस्ट्री विजिट के लिए, दिखाने के लिए सिंपल यूट्यूब से ही कि हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब फाइनेंस पीपल, हाउ कैन दे हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारा यहाँ पे बहुत काम होता है, हमारा मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा भी, और एज अ फ्यूचर एसीसी आप लोगों का भी। तो बहुत बहुत काम है यहाँ पे, लेकिन इस पेपर को ढंग से पढ़ना, मजा बहुत आएगा अगर समझ के करोगे, वरना ये बहुत स्केरी भी हो सकता है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस विद दिस, एटलीस्ट ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई, इज देयर एनी कंफ्यूजन कि पीएम में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और क्या क्या इस पेपर में है? एनी कंफ्यूजन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। नो चैट बॉक्स। मैम हम इसी सीक्वेंस से चलेंगे जो अभी आपने दिए हाँ हैं। पल्लवी, ये सीक्वेंस आई विल मेंटेन दिस सीक्वेंस। ये ओके। एक्चुअली क्या है पल्लवी, ये रेलेवेंस के हिसाब से है। सीवीपी करे बगैर आप स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स नहीं कर सकते। बिना स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स के आप प्लानिंग नहीं कर सकते, आप रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं कर सकते। तो ओके ये मैम। थोड़ा सा यू कैन से कि बुक में उल्टा पुल्टा क्यों है, आई डोंट नो। ओके मैम। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन एल्स? शिवांगी? No, ma'am, all clear. ऑल क्लियर? तुम लोग सुन रहे हो ना? सी आई नीड टू गेट दैट फील कि हाँ लोग बैठे हैं। बॉयज, बॉयज आई डोंट माइंड इफ यू आस्क एनीथिंग, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ केस ऑफ प्रॉब्लम। पीयूष, मोहित, किशोर, कल्पना, चेतना, अरे कल्पना, कल्पना भी आ गई। कल्पना, चेतना, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, चलो गुड। बॉयज प्लीज डोंट फील शाय, यू कैन कम अप with your question. Sachin? No, ma'am, as of now, nothing. शायका, शायका वहां क्या टाइम हो रहा है अभी? यहाँ पे 7:30. बाप रे, चलो एनीवेज, ठीक है जी। सो आई विल बिगिन विद द टेक्निकल पोर्शन। ये तो पेपर का पूरा इंट्रोडक्शन था। आई विल बिगिन विद द टेक्निकल पार्ट कि टेक्निकल में हम क्या क्या करेंगे। सो आई विल शो यू कि बुक में ये कैसा दिखता है चैप्टर। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, अभी बुक्स टेम्पररीली जैम बुक्स के पास भी नहीं है। आपको अगर पुरानी कहीं से मिलती हैं, यू कैन टेक दैट, बट आई विल से प्रेफर अ न्यू बुक्स। जैम बुक्स से एक बार कॉल करके पूछना नई बुक्स आ रही हैं क्या। इवन फॉर मी दे हैव आस्क्ड कि एक वीक लगेगा, एक वीक के बाद में बुक्स विल बी आउट। ठीक है, सो वी हैव टू सी दैट। मैं अभी आपको एक बुक का ग्लिम्स दिखा रही हूँ। कंटेंट मोर और लेस हैजंट चेंज्ड, दिख रही है? दिस इज कैप्लिन, कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट है ये, चैप्टर नंबर 5। कैन यू सी दिस? यस मैम। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग जस्ट टू टेल यू ऑल, ये जो लोग जूम यूज कर रहे हैं, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं तो ऊपर देखो आपके पास एक नीचे कुछ वो लिखा हुआ आ रहा होगा ग्रीन में और रेड में, वहां पे ना शेयरिंग ऑप्शंस हैं। आप शेयरिंग ऑप्शंस में जब क्लिक करोगे तो नीचे ड्रॉप डाउन होके वो ऑप्शंस देगा, उसमें साइड बाय साइड व्यू करो, मेरी वीडियो भी आपको बराबर बड़ी दिखेगी और ये जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ये भी बराबर बड़ा दिखेगा। सो यू कैन एडजस्ट दैट। मैं इसको एक बार बुक को इसके साइज का ला देती हूँ ताकि तुम्हारा स्क्रीन तुम्हें बड़ा दिखे। एंड इफ यू वांट टू सी माय वीडियो आल्सो वेरी बिग, उससे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ट्राई करो एक बार, साइड बाय साइड व्यू है, जस्ट सी।
दिखा? कैन यू बेटर सी इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उससे Yes, थोड़ा सा ma'am. बेटर लगेगा आपको देखने में. सो प्रेफर दैट. लाइव में होगा लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग्स में मेरी वीडियो छोटी सी ही आएगी, बट एटलीस्ट लाइव में तुम मुझे बड़ा देख पाओगे. सो स्क्रीन शेयर एक तरफ चला लो और मेरी वीडियो को एडजस्ट कर लो जैसे भी करना चाहो. चलिए जी. सो नाउ लेट्स बिगिन विद कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. व्हाई आई सेड दैट दिस इज द बेस ऑफ पीएम. इसके कॉन्सेप्ट समझे बिना आप कोई और चैप्टर नहीं कर सकते, इसलिए इसको ध्यान से समझना. ये बहुत इजी चैप्टर है, 2 क्लासेस में आराम से कंप्लीट होता है. इसमें कोई बहुत ज्यादा इश्यू आपको दिखेगा नहीं. इसमें हम क्या क्या करेंगे? नंबर 1 हम करेंगे इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस. ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है मैं बिल्कुल आपको जीरो से समझाऊंगी. आई विल नॉट लीव इट टू योर ग्रेजुएशन कि तुम ग्रेजुएशन में क्या पढ़ के आए हो. फॉर मी आई विल कंसिडर यू एज फ्रेशर. ठीक है, सो ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे. मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे. सिंगल प्रोडक्ट आपने ग्रेजुएशन में किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है वो भी देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट भी आएगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पहले ये सब समझते हैं बिकॉज दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ पीएम जो आपको हर जगह काम आएंगे. Just confirm if you can see, I am writing something on the screen. क्या लिखा मैंने? Sales. दिख रहा है, ठीक है. एक फॉर्मेट बनाती हूँ. ये बेसिक फॉर्मेट है जो आपको इंश्योर करना है कि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठा हो. बहुत लंबा नहीं है, बहुत सिंपल सा है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन. क्या कुछ नया बोला मैंने? No, ma'am. पता होगा, ये तो ग्रेजुएशन में आता है. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट. ये फॉर्मेट 90% क्वेश्चंस में आपको रास्ता दिखाएगा. मतलब जहां जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं मिल रहा है, ही इज अ सेवियर, राइट? अब इसका एक एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं. सेल्स क्या होती है? रेवेन्यू. जितने में जितनी यूनिट्स बेची इनटू जितने में बेची, दैट इज योर सेल्स. माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल होती है. क्वाइट फनी आंसर. वेरिएबल मतलब जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है. यानी इसको पर यूनिट हम देख सकते हैं. एक यूनिट पे इतना लगेगा, दैट्स वेरिएबल कॉस्ट. अगर मैं सिंपल बोलूं कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मफिन्स. अब मैं मफिन्स बनाती हूँ, केक्स बनाती हूँ. केक में जितना चॉकलेट यूज होगा, जितनी मैदा यूज होगी, फ्लावर यूज होना है, क्रीम यूज होनी है, ये सब वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे. क्यों? जितने केक्स बनेंगे उतना ही ज्यादा सामान लगेगा. लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो पर यूनिट के साथ चेंज नहीं होती, उनको बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे मैंने बेकरी जिस प्रीमाइस में ऑपरेट कर रखी है उसका रेंट. आप चाहे एक केक बनाओ चाहे 1000 केक्स बनाओ, उसका रेंट तो उतना ही रहने वाला है. ऐसा तो कोई अरेंजमेंट नहीं है ना कि जितने ज्यादा केक बेचोगे उतना ज्यादा किराया हो जाएगा. दैट इज नॉट हैपनिंग. दैट इज व्हाई फिक्स्ड को हम अलग कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम अलग देखते हैं. वेरिएबल कॉस्ट सिंपल, आपका जितना आउटपुट बढ़ेगा उसके साथ साथ बढ़ेंगी. एक चीज का ध्यान रखना, हम किताबों में जो पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो अलग होती है. कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ कम होती चली जाती है. कैसे? मैं 10 केक बनाऊंगी, उसका रॉ मटेरियल मुझे महंगा मिलेगा, लेकिन वहीं मैं 10,000 केक बनाऊंगी तो लार्ज स्केल इकोनॉमीज होंगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी यानी मुझे सप्लायर सस्ते में देगा सामान. मेरे पास मैदा सस्ता आएगा, क्रीम सस्ती आएगी, क्योंकि मैं बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो कर रही हूँ, मुझे सप्लायर्स अच्छा डिस्काउंट ऑफर करेंगे. यानी ऐसे केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिर जाएगी. जबकि फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें, फिक्स कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि दिस इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड फॉरएवर. नो, अप टू अ सर्टेन लेवल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड. बट अगर और ज्यादा एक्सटेंट पे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है. इसलिए इन चीजों को रूल बना के दिमाग में मत रखना, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड. नो. आज मैं अगर बोलूं कि मेरी एक फैक्ट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि मैं 10,000 केक्स बना सकती हूँ, अगर मुझे 50,000 केक्स बनाने हैं तो
एडिशनल फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, यानी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स, बट यस आपको यहाँ पे क्वेश्चन पीएम में सब अपने आप बताएगा, फिक्स कॉस्ट बिल्कुल फिक्स्ड है या वो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है जो अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बढ़ती है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होती है जो कुछ कुछ लेवल्स के साथ बढ़ती है। ये क्या होती है? जो कुछ आउटपुट के साथ बढ़ती है। कैसे? एक सुपरवाइजर हम रखते हैं फैक्ट्री के लिए, अब मैं 100 केक्स बना देती हूँ डेली। 100 केक्स मेरी फैक्ट्री में जो बनते हैं, एक सुपरवाइजर सिर्फ 50 केक को ही मॉनिटर कर सकता है, उसकी प्रोडक्शन को ही मॉनिटर कर सकता है। बाकी 50 के लिए मुझे एक दूसरा रखना पड़ेगा सुपरवाइजर, यानी 2 सुपरवाइजर्स 100 केक्स के लिए चाहिएंगे। This is the fixed cost for 100 cakes. But now what if I start producing 200 cakes? ये इंक्रीमेंटल लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे वहां पे सुपरवाइजर्स 4 चाहिएंगे। आई विल नीड 4 सुपरवाइजर्स, यानी कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या है? जो पर यूनिट के साथ नहीं चेंज हो रही, लेकिन एक लेवल ऑफ आउटपुट के साथ जरूर चेंज हो रही है, लॉट्स में बढ़ रही है। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो पर यूनिट से नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आपने आउटपुट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो आपको सुपरवाइजर की सैलरी या नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। दैट्स इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ये चीजें काम आएंगी क्वेश्चंस में। वो कैलकुलेट ऐसे नहीं कराएगा कि इसकी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बताओ, वो एक नाम लिख देगा कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इस प्रोडक्शन प्लान पे ये है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। वो मैं सिखाऊंगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक सिंपल फिक्स कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है एक अप टू अ सर्टेन लेवल तक, एक इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होती है जो एक लेवल तक फिक्स होके बढ़ जाती है। दैट्स इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस पे आते हैं। अभी तक इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब फिक्स कॉस्ट उसमें से माइनस कर दी जाती है तो प्रॉफिट पिक्चर में आता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम। पक्का एवरीवन? यहाँ पे भी इस बैच में भी पल्लवी यस करने वाली है, बाकी सब चुप बैठेंगे। चेतना, कल्पना, शिवांगी? मैम सो लाइक वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट में ये फर्क होगा कि वेरिएबल यूनिट वाइज चेंज हो रही है और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी एक लेवल के साथ चेंज हो रही है, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। So this was Shivangi, right? यस। शिवांगी इज बैक। हाँ शिवांगी बोलती रहो, ठीक है? चलिए प्रिया, इज इट अंडरस्टैंडेबल? पीयूष? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे। सो वंस द कॉन्सेप्ट्स आर डन, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसका ध्यान रखना, ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैसे मदद करेगा। जरूरी नहीं है तुम सब लोग एसीसीए बन के जॉब्स करो, आपको एक डिग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी रेडी करती है। यानी आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, उस बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। वंस यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर, यू विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर ब्रेक इवन पॉइंट गड़बड़ रहा तो बेटर है कि ऐसा बिजनेस मत करो। अब ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन या ऐसा पॉइंट ऑफ सेल जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हैं। ये कौन सी सिचुएशन है? ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन क्या है भाई? तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन वो होती है जहां पे आप अपनी सारी कॉस्ट्स रिकवर कर रहे हैं। मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट जितनी लग रही है और मेरी फिक्स कॉस्ट जितनी लग रही है, ये मुझे मिल जाता है सेल्स रेवेन्यू से। दैट्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ स्मॉल चार्ट अगेन। जो मैंने चार्ट उस टाइम अभी बनाया था, वापस से वही बना के एक बार दिखाती हूँ, तुम्हें इसका फॉर्मूला क्रिएशन समझ में आ जाएगा। क्या बनाया था हमने बनाया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस वाज कंट्रीब्यूशन,
माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट। मैं क्या बोल रही हूं? नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मीन्स दिस शुड बी जीरो। देयर वुड बी सम फिक्स कॉस्ट, देयर वुड बी सम कंट्रीब्यूशन। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो? क्या हम ये बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? यही Yes, ma'am. सिचुएशन है। यानी आप जितना भी कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में काफी है। दैट्स ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जितनी यूनिट्स पे ये कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी सम नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिविंग यू सम कंट्रीब्यूशन, अगर वो आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर करवा रही है, दैट्स योर ब्रेक इवन पॉइंट। इसके लिए एक फॉर्मूला डिवाइस सब किया गया है। ये फॉर्मूले की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्विकली ओपन अप योर नोटबुक फ्रॉम वेयरएवर यू कैन जस्ट वांट टू रेफर दीस फॉर्मूलाज। फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन कर लो। नोटबुक में उल्टा चल के फॉर्मूलाज रखना और आगे सीधा प्रैक्टिस करते रहना। क्विकली ओपन अप। रेडी? लिखना चालू करूं? Yes, ma'am. ठीक है, चलो यहाँ पे आई विल जस्ट कीप ऑन नोटिंग हियर। तुम लोग अपनी कॉपी में उतारते जाना। ये वैसे यूज करते करते अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। तो हम बीपी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यूनिट्स में, एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वैल्यू में या फिर अमाउंट में, राइट? इसके ऐसे ही ट्री शेप में दो ब्रांचेस बना लो। वन, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यूज में या फिर अमाउंट में कितना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इसमें आइटम यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट आइटम? दैट्स अ बेसिक रेशो जो आप ग्रेजुएशन में करते थे, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, या तो आप इसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोलते हैं, एसीसीए में इसको कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशो भी यही होता था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट? हम इसको यूज करेंगे अब यहाँ पे। पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स क्या होता है? कितनी सेल करके हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। सिंपल। इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर 100 सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो 40 है या 40% है, यानी 100 की सेल में से 40 का कंट्रीब्यूशन है। 100 की सेल पे 40 का कंट्रीब्यूशन है। क्या कोई मुझे वेरिएबल कॉस्ट बता सकता है कितनी होगी फिर इस केस में? 60. हाउ मच विल बी द वेरिएबल कॉस्ट? I'm 60. 60। ये कैसे आएगा? वापस फॉर्मेट याद करो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन। जब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो 40% है तो वो 40 बना, 40 अपॉन 100 इंटू 100, दिस इज 40 अपॉन सेल्स 100 इंटू 100, यानी ये 40 आया। सेल्स 100 तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची? 60। ये वाला भी फंडा बहुत जगह यूज आएगा सेक्शन सी के क्वेश्चंस में, कि जो भी आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो दिया होता है 100 में से उसको हटा दो, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, राइट? अब इस फॉर्मूला को यूज करके बीईपी पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे आएगा? पहले इसका फॉर्मूला लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वैल्यू या फिर अमाउंट्स में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? या तो आप बीपी यूनिट्स में जो आई है इसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ये तरीका ग्रेजुएशन में होता था, इट्स अ फेयर तरीका, इसमें कोई गलती नहीं है, इट्स राइट। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। वो क्या तरीका होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कर देना। ये भी आपके ग्रेजुएशन में हुआ करता था, जहां पे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो से हम इसको डिवाइड कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो यूज करना। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच विल गिव यू ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो यूनिट्स जिन पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाते हैं, वो है ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट रेलेवेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। आप एक काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूं, तो दो प्रोडक्ट्स आप सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा लिया जाए। पहले वाला प्रोडक्ट, उसका ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 यूनिट्स का। लेट्स सपोज ये है प्रोडक्ट ए। दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी। अगर आपने प्रोडक्ट बी में अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, इसका ब्रेक इवन पॉइंट है 12,000 यूनिट्स का। बताओ कौन सा वाले प्रोडक्ट में जाना चाहिए। याद ये रखना कि ए और बी में से हम एक को ही कर सकते हैं, दोनों को नहीं करेंगे, आइदर ए और बी। तो ए बनाना चाहिए या बी बनाना चाहिए? आई रिपीट द क्वेश्चन। आप अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट और बनाने लगते हैं। अब ये प्रोडक्ट ए हो सकता है या बी हो सकता है। ए का ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 यूनिट्स, बी का ब्रेक इवन पॉइंट है 12,000 यूनिट्स। यानी ए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में 10,000 यूनिट्स पे आएगा, बी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में 12,000 यूनिट्स पे आएगा। कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ए या बी? A. मैम इसलिए बीईपी करते हैं। सिंपल फंडा। हम बीईपी क्या बोल रहे हैं? वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जिस पे मेरी सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएं। सारी कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो मेरी सारी कॉस्ट रिकवर किस पे हो रही है? 10,000 यूनिट्स पे। बेटर है ना मैं पहले करूं, ज्यादा यूनिट्स क्यों बनानी है? दैट्स ऑलवेज बेटर कि ब्रेक इवन पॉइंट कम से कम हो। इसलिए एक सेंटेंस ये लिख लो, इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड दैट द ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी स्मॉल। जितना कम होगा ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही अच्छा है आपके लिए। ब्रेक इवन पॉइंट जितना बड़ा होगा या जितना ज्यादा होगा, आप अपनी कॉस्ट रिकवर करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगा देंगे। अब मैं यहां, चलो ये तो 12,000 था, 85,000 यूनिट्स पे एक प्रोडक्ट है सी, उसका ब्रेक इवन आएगा। ये जाना चाहिए क्या कंपनी को किसी भी तरह से? नो, नो मैम। बिल्कुल नहीं। 85,000 यूनिट जब तक नहीं बना लोगे तब तक ब्रेक इवन ही नहीं आएगा। तो प्रॉफिट कब कमाने लगोगे? 85,000 के बाद। जबकि इन दोनों में 10,000 के बाद ही प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, 12,000 के बाद ही आना चालू हो जाएगा। आई एम कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं कि ये जरूरत की चीज है या कौन सी चीज है। एक बार इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेक इवन पॉइंट जिस भी प्रोडक्ट का जल्द से जल्द अचीव हो जाता है, वो वाला प्रोडक्ट सबसे प्रॉफिटेबल होता है, because it starts earning and giving profit to you much faster as compared to the other products. They will take time. They first need to recover their own amount. अब जैसे मैं तुमसे एक वैसे ही नॉलेज का सवाल पूछती हूँ, वो बताना मुझे। होटल इंडस्ट्री है, मतलब आपने एक होटल बनाया, अब लोग रहेंगे, गेस्ट आएंगे, आप रूम्स उनको देंगे, और ये होटल शिमला में है। एक तो ये बिजनेस मॉडल है। दूसरा बिजनेस मॉडल है, आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। लेट्स सपोज मुंबई में यू आर ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट, दैट टू वहां पे आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं नॉर्थ इंडियन फूड का। दोनों में से ब्रेक इवन पॉइंट किसका पहले आएगा? रेस्टोरेंट का। Restaurant का. फिक्स कॉस्ट कम लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट आप कह सकते हो कि थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर फिर भी होटल की फिक्स कॉस्ट से बहुत कम होगी। होटल में भी वेरिएबल कॉस्ट तो होंगी। देयर विल बी बेड शीट्स, देयर विल बी स्टाफ जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। रेस्टोरेंट में इतना स्टाफ नहीं चाहिए होगा जितना होटल में चाहिए होगा। बेयर मिनिमम अगर दोनों का साइज भी बराबर रखना है, साइज तो खैर बराबर हो ही नहीं सकता, होटल के लिए आपको बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा चाहिए होगा। सो क्लियरली रेस्टोरेंट में ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा। तो अगर किसी को जल्दी प्रॉफिट अर्न करना है तो आप रेस्टोरेंट मॉडल पे जाएंगे। लेकिन अगर किसी को ये चाहिए कि मुझे नहीं, जल्दी का चक्कर नहीं है, मुझे तो लॉन्ग टर्म में जाना है, तो मैं ताज होटल बनाऊंगा। ये होटल ऐसा होगा जो चाहे ब्रेक इवन मुझे 15 साल में दे, लेकिन 15 साल बाद में मेरे होटल में रहने के लिए लोग बाग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दुबई का एटलांटिस, वो इस फंडे से नहीं बना है कि इसका ब्रेक इवन जल्दी आ जाए, वो इस फंडे से बना है कि ये सालों साल तक लोग इसको याद रखें। बुर्ज खलीफा,
ये ब्रेक इवन के हिसाब से नहीं बने हैं। सो यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, पीएम में कोई चीज रूल नहीं है, हर सिचुएशन, हर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से पूरी स्टोरी बदल जाती है। इसलिए कोई भी चीज रूल की तरह रटना मत इसमें कि हर बार यही होगा, हर बार ये नहीं होगा, सिचुएशन अलग हो सकती है। हो सकता है ये बिजनेस चाहता हो कि नहीं भाई हम तो कस्टमर लॉयल्टी पहले लेंगे, ब्रेक इवन गया भाड़ में, ओयो रूम्स बेयर मिनिमम प्राइस रखी उन्होंने, बेयर मिनिमम प्राइस की वजह से जो ब्रेक इवन जल्दी आ सकता था वो नहीं आ पाया, लेकिन इनका ब्रेक इवन कैसे आ गया? साइज ऑफ बिजनेस से। डू यू नो मैकडॉनल्ड्स टुक अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 years to reach its break even? ये पता है आपको? मैकडॉनल्ड्स को 18 से 20 साल लग गए अपना ब्रेक इवन रीच करने में, जबकि ओयो रूम्स ने विद इन सम नंबर ऑफ सिंगल डिजिट ईयर्स, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 7 साल या 8 साल में अपना इन्होंने ब्रेक इवन अटेन कर लिया ओयो रूम्स ने, बट पैंडेमिक ने इनकी भी हालत पस्त कर दी। एनीवेज वो जो भी है, ठीक है। सो इज द ब्रेक इवन का पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, गुड 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 गुड। ये हम सिंगल प्रोडक्ट का भी कर रहे हैं जहां पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है फिक्स कॉस्ट को रिकवर कराने के लिए। सो दैट्स कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब ये इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आएगा बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है इसका भी एक बार फॉर्मूला लिख लो। सेकेंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? हम ट्रैकिंग पे गए, मतलब मैं नहीं गई, इमेजिन ट्रैकिंग पे गए 5-6 दोस्त, और खाई पे, माउंटेन हिल पे पहुंच के हम खाई देख रहे थे। अब इस खाई पे देखते देखते थोड़ा सा मार्जिन इतना सा ही बचा है, अगर हल्का सा भी किसी का पैर इधर उधर हुआ, ही इज गॉन। यानी ये जो गैप है ये आपको सेफ रखने का मार्जिन है। इसको भी इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो एक बिजनेस को सेफ रखने में काम आता है, यानी बिजनेस को खाई में गिरने से बचाता है, बर्बाद होने से बचाता है। ये कैसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? ब्रेक इवन पॉइंट हम बोल रहे हैं कि वो वाला पॉइंट है जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मैं ब्रेक इवन पॉइंट से जितना भी ऊपर प्रोडक्शन करती रहूंगी, दैट इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं सेफ हूं वहां तक। जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे गया मामला, गड़बड़ हो गया। तो हम मार्जिन किसको बोलते हैं? उस गैप को, हम उस गैप को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। जैसे इधर एक्चुअल सेल्स है, ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जाते ही बिजनेस नुकसान में आ जाएगा, खाई में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। यानी आप अगर यहां खड़े हैं, ब्रेक इवन पॉइंट यहां है, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसको खाई वाले एग्जांपल से याद रखना, फॉर्मूला हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओ, इससे याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला, आपकी एक्चुअल सेल्स, ये कई बार क्वेश्चन एक्चुअल सेल्स की बजाय बजटेड सेल्स भी दे देता है कि हमने सेल्स इतनी बजट करी है कि इस साल में हम इतनी सेल्स करेंगे। सो इट कैन बी एक्चुअल और बजटेड सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, लिख लो इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना आप एक्चुअल सेल करना चाह रहे हैं या बजट कर रहे हैं माइनस जो ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। There is one more formula which the question can ask you to calculate. ये तो सिंपल वैल्यूज में निकल के आएगी, अमाउंट्स में निकल के आएगी, या फिर ये यूनिट्स में भी ले सकते हैं। यानी आप अगर यहाँ पे अमाउंट लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट्स में आएगी, आप यहाँ पे अगर यूनिट्स लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आएगी। लेकिन कई बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में मांग लेता है क्वेश्चन। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, इसका फॉर्मूला लिख लो। किसके परसेंटेज से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं? बजटेड सेल्स की। यानी ये जो आ रहा है इसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल या बजटेड सेल्स और इनटू 100 कर देंगे। सिंपल, मैं इसको वापस लिख देती हूं,
आप उतारना है इसको, बजटेड या एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स अपॉन बजटेड सेल्स into 100, ये लिख लो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन बजटेड सेल्स into 100. राइट, डन. यस मैम. चलो, तो एक लास्ट जो फॉर्मूला इसमें बचता है, हालांकि वो फॉर्मूला है पर फिर भी आई विल जस्ट टेल यू द लॉजिक आल्सो. उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक भी समझना. The question majorly will ask you break even points, और उसके बाद में break even point के हिसाब से level of activity पूछेगा जो एक particular amount of profit earn करने के लिए जरूरी है. यानी क्वेश्चन ये बोलेगा कि ब्रेक इवन तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, तुम मुझे वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या वो आउटपुट की यूनिट्स बताओ जिसपे मैं इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अर्न कर लूं. यानी ऐसे केस में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा. आप फॉर्मूला क्या बना रहे थे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये था स्टैंडर्ड फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का, राइट. अब वो वाला पॉइंट निकालना है जहां पे प्रॉफिट अर्न कर सकें. पॉइंट या लेवल ऑफ एक्टिविटी टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट. क्वेश्चन कुछ कुछ इसी से रेलेवेंट सेंटेंस यूज करेगा. ये कैसे निकालेंगे, यानी एक तो फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करनी ही करनी है, हमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी रिकवर करना पड़ेगा, डिजायर्ड प्रॉफिट भी रिकवर करना है. कहां से रिकवर करना है, कंट्रीब्यूशन से. कंट्रीब्यूशन ही तो है जो रिकवरी लाके दे रहा है, सेल्स से जो इंपैक्ट हो रहा है. सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिनोमिनेटर में, फिक्स कॉस्ट पहले भी जैसे हम ले रहे थे, लेकिन ब्रेक इवन और इसमें फर्क ये आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट 0 था. यहां क्वेश्चन आपको चल के बोलेगा कि प्रॉफिट आपको इतना अमाउंट रिकवर करके देना है, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट न्यूमरेटर में डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करके देंगी. ठीक है, इसको उतार लो. फिर ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 करते हैं. गाइस, जहां समझ में नहीं आए प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोल देना. ठीक है, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, इट्स अ लाइव क्लास गोइंग ऑन. हटा दूं? यस मैम. चलिए जी, सो लेट्स डू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1. इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं. सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बट ये है बहुत इजी, इट्स डैम इजी क्वेश्चन. चलिए जी, The following data relate to product PQ. सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 25 की, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 20 पर यूनिट डॉलर्स की, और फिक्स कॉस्ट दी हुई है. ये तो मुझे मेरा चार्ट बनाने के लिए सब कुछ दे दिया. हाँ, नंबर ऑफ यूनिट जरूर नहीं है इसमें. कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन. इन्होंने सिग्नल दिया है आपको, ये एग्जाम में सिग्नल नहीं होगा. सो ब्रेक इवन पॉइंट का हमने क्या फॉर्मूला देखा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो अगेन विच आई सेड कि ये जो चार्ट है, जो अभी फॉर्मेट हमने बनाया था, हर जगह काम आएगा. पहले वो बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. हम सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट ही ले लेते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट ही आएगा. सेल्स इज 25, दिस इज 20, यू गेट 5 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और मेरे पास इंफॉर्मेशन फिक्स्ड कॉस्ट की भी आई हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट इज टू बी 50,000. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं, फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5. सो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट,
10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स। एक चीज का ध्यान रखना, अभी जिन लोगों ने मॉक्स दिए हैं लेटेस्ट में, उनको ये बात पता है, जिनको नहीं पता है सुन लेना। अगर आप अपने टेस्ट पेपर में यहाँ पे यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, मैं मार्क्स काट लेती हूँ उसके। 10,000 अमाउंट है, यूनिट्स हैं, केजीज हैं, लीटर्स हैं, क्या है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद दैट। कि छोटी छोटी चीजों पे हम धीरे धीरे काम करेंगे, इसलिए इनको स्किप मत करना, स्टार्टिंग से आदत डालना। 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। यानी अब मुझे फिक्स कॉस्ट की तो रिकवरी करनी है, ये प्रॉफिट और अर्न करके देना है। अर्न करने के लिए क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दैट मींस आई हैव फिक्स कॉस्ट ऑफ 50,000, ये रहा 50,000, प्लस इन्होंने बोला प्रॉफिट कमा के दो 40,000 का। कहां से कमा के दूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। वो कितना है, 5 का। अब बताओ लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हुई जिसपे 40,000 का प्रॉफिट भी हम अर्न करके दे देंगे। हाउ मच इज दिस, 18,000 यूनिट्स। हाउ मच, 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स। क्या ये दोनों पोर्शंस क्लियर हैं Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट उसने पूछा कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, अच्छा सॉरी, द कंपनी बजट्स टू सेल 13,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पीक्यू। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि एक्चुअल सेल हम इसकी 13,000 रखना चाह रहे हैं। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया था, 10,000। 10,000 यूनिट्स। 10,000 आया था। हम बजट कितना कर रहे हैं, कितना बेचेंगे, 13,000 बेचेंगे। तो 13,000 वर्सेस 10,000 इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि मैं 13,000 पे जाती हूँ, 10,000 मेरा वो वाला पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है जहां पे मैं अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर लूंगी। दिस इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आई विल प्ले सेफ फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स। अगर मैं 10,000 यूनिट से नीचे प्रोडक्शन करने लगी, आई विल बी इन लॉस, और लॉस मेकिंग बिजनेस बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा नहीं, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,000। इसमें अगर पुट करें तो इट्स बजटेड लेवल इज 13,000 माइनस 10,000, दिस गिव्स यू 3,000। अगर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है, 3,000 अपॉन 13,000 इंटू 100, ये कर लो कितना आ रहा है। मैम हम्म, मैम हमें क्वेश्चन में बोला गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आई मीन कैलकुलेट करना है, तो हम सेल्स यूनिट एक्स्ट्रा कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट जो हमें होगा उससे, मतलब एक्स्ट्रा सेल करने से ब्रेक इवन के बाद, वो मार्जिन ऑफ कैलकुलेट। सेफ्टी इज ऑलवेज अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर परसेंटेज। मतलब ये हम बात करते हैं आउटपुट लेवल की, तो यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ओके मैम। ठीक है। तुम्हें ध्यान है पल्लवी, ये ग्रेजुएशन में यू मस्ट हैव रेड दिस विद द नेम मार्जिनल कॉस्टिंग। यस मैम। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है ये सब। और मार्जिनल कॉस्टिंग मींस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन से आने वाला मार्जिन, उसमें हम कभी भी प्रॉफिट नहीं लेते, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। इसकी मुझे परसेंटेज बता दो फटाफट। 23.07. 23.07। ओह दिस मच वेग। हाँ, एसीसी में ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए घबराना मत कि इतना अजीब सा नंबर क्यों आया है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैसे आएगा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, वी जस्ट सॉ द कंट्रीब्यूशन वाज 5 पर यूनिट अपॉन सेल्स 25 पर यूनिट, ये कितना आएगा 20%। 20%, और इसको लगा दो इनटू 20%, ठीक है। यानी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 80%, राइट। हम सेलिंग प्राइस का 20% कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस का 80% वेरिएबल कॉस्ट होगा। सिंपल, सेलिंग प्राइस इज बिल्ड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, इन्हीं दोनों का टोटल तो होता है सेलिंग प्राइस। देखो, यस मैम। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इक्वेशन लिखते हैं इसकी, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू
होता है। अगर कंट्रीब्यूशन 20% आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 80%. Yes, ma'am. 25 का 20%, 25 का 80%। ठीक है, गॉट दैट? Yes, ma'am. आगे बढ़ जाऊं। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट अगेन, दिस टाइम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू। हमने पहले ब्रेक इवन पॉइंट किस में कैलकुलेट किया था? यूनिट्स। तो मैं दोनों तरह से कैलकुलेट करके बताती हूँ। यूनिट्स थी 10,000, इसको इनटू सेलिंग प्राइस कर दें तो हो जाएगी $250,000 का ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन फॉर्मूला से भी करके देखते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा क्या? व्हाट वाज द फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, ये था। Yes, ma'am. कितनी है? 50,000। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कितना कैलकुलेट किया अभी? 20%. निकालो कितना आ रहा है। हाउ मच इज दिस? $250,000. दोनों से सेम? Yes, ma'am. तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है, जो इजी लगे वो यूज कर लेना। क्लियर यहां तक सबको? Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट, कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $40,000। यानी कि अब आपको क्या चाहिए? $40,000 का। ये करा नहीं था हमने? अच्छा, सेल्स रेवेन्यू हमने यूनिट्स निकाली थी पहले, Yes, ma'am. बोल रहा है सेल्स रेवेन्यू निकालो। तो एक तरीका तो ये है, पहले यूनिट्स निकाल लो, इनटू सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा, आप कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से कैलकुलेट करो। वो कैसे करें? फिक्स कॉस्ट वाज 50,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोल रहा है वो? 40,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इज 20%। ये आएगा अमाउंट में, डॉलर्स में। कितना आएगा बता दो फटाफट। शिवांगी कितना आएगा ये? मैं सोच रही हूँ कि ये जो भी लोग बोलेंगे नहीं ना, इनकी वीडियो ऑन करा के बैठा दिया जाए। Four lakh 50,000. हाँ, 4,50,000. करेक्ट, 4,50,000। प्लीज मेक मी फील योर प्रेजेंस। 4,50,000। पता नहीं हेडफोन से ना आवाज नहीं आ रही थी, अब मैंने एकदम से हटाया, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है इसमें। हाँ हाँ, ठीक मैं है बोल ठीक रही थी पहले भी। है। 4,50,000। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है एंड। वेट आई विल शो यू। ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ तक क्लियर है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? विद दिस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. आपको पक्का बॉयज? यस मैम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद में कैरी ऑन करते हैं, ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, आई वांट टू कवर अप थोड़ा सा ज्यादा, ताकि तुम्हारे लिए जो ट्रायल हो वो ट्रायल ऐसा हो कि तुम्हें समझ में भी आए कि हम क्या 2-2.5 घंटा पीएम पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो 2-2.5 घंटा पढ़ाऊंगी, बिकॉज वी हैव वीकेंड सिर्फ 18 है, तो इतनी 18 की तो क्लासेस ऑलरेडी हमें चाहिए भी। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेक अगर चाहो तो आई कैन गिव यू 15 मिनट्स। बोलो, shall I give you 15 minutes का break? यस मैम। चलो चलो, then we'll catch back at 11:25 dot. हाँ जी, सो अब इस वाले क्वेश्चन के बाद में लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो ध्यान से देखना। ड्रॉइंग अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। सो नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे तो हमें ये ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करने का क्या रेलेवेंस है। एक्चुअली इसके ड्रॉ करने का कोई रेलेवेंस नहीं है, आपको ये ड्रॉ करना भी नहीं है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये ड्रॉ किया हुआ देगा और अलग अलग लेवल्स पे आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या बताता है, वो वाला पॉइंट क्या बताता है। यानी आपको ये चार्ट समझ में आना अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए थोड़े से क्लास 12 पे जाते हैं पीछे, एंड आई विल शो यू वन पीपीटी। जस्ट कंफर्म इफ दैट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। कोई पीपीटी दिख रही है?
ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, हाँ जी, so we will make one chart one by one here. कोई भी ब्रेक इवन चार्ट या फिर कोई भी ब्रेक इवन का कुछ भी कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कोई भी कर्व बनाते हुए एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, एक पॉइंट होगा ओरिजिन, आप अमाउंट को लेंगे वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ यूनिट्स आती है एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखना हमेशा ये पैटर्न, जब भी हम कोई चार्ट या कर्व बनाते हैं, आप नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो दूसरा वेरिएबल है वो आप वाई एक्सिस पे लेते हैं, सो दैट नंबर्स के हिसाब से हम उसमें चेंज एंड आइडेंटिफाई कर सकें। हम डिमांड कर्व बनाते थे, उसमें भी नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे ली जाती थी एक्स एक्सिस पे, और जो अमाउंट या फिर जो मेन आप डायरेक्शन देख रहे हो, सप्लाई की बात कर रहे हो, प्राइस की बात कर रहे हो, तो सप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स की एक्स एक्सिस पे, प्राइस विच इज नॉट यूनिट्स वाई एक्सिस पे, तो अमाउंट आपको लेना है वाई एक्सिस पे और नंबर आपको लेना है एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहला कर्व इसका देखते हैं, ये जो लाइन जा रही है ग्रीन, सबको दिख रही है? यस मैम। टू एवरीवन, ये क्या है? ये सेल्स रेवेन्यू है। अब इसको समझो, इस सेल्स रेवेन्यू कर्व को ऐसा बनाने का रीजन क्या है? जब आप 0 यूनिट्स बेचेंगे तो सेल्स रेवेन्यू 0 होगा, जब नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी बेचेंगे तो इतना अमाउंट मिलेगा, तो आइडियली आपका जो पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट आएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी, वैसा आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, इसलिए सेल्स रेवेन्यू कर्व सिंपल आपका ओरिजिन से चालू होता है और अपवर्ड स्लोपिंग चलता चला जाता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब दूसरे कर्व पे आओ, ये कौन सी लाइन होती थी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों फिक्स्ड कॉस्ट लाइन ऐसी होती थी? चाहे कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाए, द अमाउंट ऑफ Constant. दिस कॉस्ट रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए ये वाली लाइन या कर्व स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती थी। तो सिंपल इसका रीजन समझ में आता है, कंफ्यूज नहीं होगे कि ये कौन सी लाइन है, ये आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने आएंगी कि ये वाली लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, राइट? ये Yes, कौन ma'am. सी लाइन? Which line is this blue line? Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का कैसे पता चला? यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे हुई वो ध्यान से देखना। आपके यूजुअल बिजनेस में सेल्स रेवेन्यू ऊपर होगा वेरिएबल कॉस्ट से, ताकि एक बिजनेस सर्वाइविंग पोजीशन में हो, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। असल में देखा जाए तो सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कंट्रीब्यूशन, लेकिन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन का एलिमेंट तो होता ही है, तो टिपिकली अगर इसको बोलोगे तो ये कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे कम कंट्रीब्यूशन या कमाई या प्रॉफिट है, यहाँ पे ज्यादा कमाई और ज्यादा कमाई और ज्यादा कमाई, यानी कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। प्रॉफिट को लाने वाला कौन है? कंट्रीब्यूशन, राइट? यस मैम। अब एक ये कर्व आता है, इस कर्व की खास बात क्या होती है? ये बिल्कुल पैरेलल चलता है वेरिएबल कॉस्ट के। दिस इज एब्सोल्युटली पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। इट स्टार्ट विद फिक्स्ड कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। ये 0 से चालू नहीं होता, ओरिजिन से चालू नहीं होता, जबकि वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से चालू होती है। ये स्टार्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी ये कर्व कौन सा हो सकता है? टोटल कॉस्ट। Total cost curve. What is total cost? Total cost is variable cost plus fixed cost. यानी कि अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा होगा, यानी 0 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो तब भी लग रही होगी। दिस इज दिस पॉइंट, 0 प्रोडक्शन पे भी कुछ तो फिक्स कॉस्ट लगी रही है, और बाद में जैसे प्रोडक्शन चालू होता है, बढ़ता चला जाता है, तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जरूर फिक्स्ड है, लेकिन ये बढ़ती चली जाएगी। मोर द प्रोडक्शन, हायर विल बी द वेरिएबल कॉस्ट।
and accordingly higher will become the total cost. यानी टोटल कॉस्ट कर्व और वेरिएबल कॉस्ट कर्व में डिफरेंस कितना होता है? फिक्स फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट का। मैं इसका मतलब ये बोल सकती हूँ दैट दिस गैप इज फिक्स कॉस्ट, यस और नो? यस मैम। ठीक है बॉयज, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। टोटल कॉस्ट, ये पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे है? यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर हो गई, मतलब कि आपका सेल्स रेवेन्यू सारी की सारी कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, उसको रिकवर कर पा रहा है। लेकिन मैं इस पॉइंट को आंसर में कैसे लिखूंगी? अब क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आंसर बताओ, हाउ विल आई राइट द आंसर? सो आई विल हैव टू मैच दिस नंबर ऑफ यूनिट्स हियर, नंबर ऑफ यूनिट्स ये आएंगी, यानी ये बीईपी इन यूनिट्स है, अग्रीड? और Yes, ma'am. ये बीईपी इन रुपीस अमाउंट, अमाउंट डॉलर्स में है, ठीक है? यानी वहां पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो चार्ट से सीधे निकल के आएगी। अब एग्जामिनर आपको क्या देगा? वो पहले तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन देगा, फिर पूछेगा ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट से क्या आप ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। जो एक्स एक्सिस पे टच करेंगे वो ब्रेक इवन यूनिट्स है। क्या आप इससे ब्रेक इवन का अमाउंट निकाल सकते हैं? जो वाई एक्सिस पे टच करेगी वो ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स है, यानी कि अमाउंट से। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हालांकि ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके साथ भी कुछ और पूछेगा, वो भी देख लेते हैं वो क्या पूछेगा। ब्रेक इवन क्वांटिटी, देन ब्रेक इवन इन अमाउंट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सा, कैसे आया? अगर मेरी सेल्स रेवेन्यू यहां पे है तो यहां से यहां का डिफरेंस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस और नो? अगर सेल्स रेवेन्यू यहां पे है तो दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए वो पूछ सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगी। ये क्या है? मैम प्रॉफिट। करेक्ट। ये क्या है? Loss. करेक्ट। ठीक है, ये कैसे पता चला? एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया ये प्रॉफिट या लॉस कैसे हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू बड़ा है, यानी ऊपर है टोटल कॉस्ट से, यानी ये जो भी गैप आएगा ये पूरा का पूरा गैप इज द प्रॉफिट का गैप। फायदा, सेल्स रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट कम है, कॉस्ट नीचे है, सेल्स रेवेन्यू ऊपर है, इसका मतलब प्रॉफिट है। यहाँ मामला उल्टा है, ये कॉस्ट कर्व ऊपर है, सेल्स रेवेन्यू कर्व नीचे है, यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या दिखाएगा? लॉस। ठीक है, तो इसके रीजन के हिसाब से भी इसको समझना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके दोनों के दोनों कर्व्स थे। ये पीपीटी आपसे शेयर होगी ताकि आप एक बार देख सको। बुक से मैं दिखा देती हूँ, ये बुक में भी सिंपल एक्सप्लेन्ड है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं ये ड्रॉ करना कैसे बताऊं। सो दिस इज द ब्रेक इवन चार्ट विच यू कैन सी इन द बुक। इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके इसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया है, आप एग्जाम्पल नहीं भी लेके करोगे तो भी आ जाएगा। नाउ द बेस्ट पार्ट विद पीएम, उन्होंने आपको समझाने के लिए स्टेप्स में जो मैंने बोला वो लिख दिया है, तो आप इसको ना पढ़ो तो भी चलेगा। स्टेप 2, ड्रॉ द फिक्स कॉस्ट लाइन। ये सब चीजें मैंने एक एक करके आपको अभी पीपीटी में दिखाई है, सो यू नीड नॉट रीड देम। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लर्न करना हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ब्रेक इवन चार्ट का इन्होंने नंबर्स के साथ यहाँ पे एक मेंशन कर दिया, सो आइडियली यू कैन स्किप दैट। कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, जहां पे कंट्रीब्यूशन का पता चले। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लो, व्हाट इज दैट? कंट्रीब्यूशन। बस ये लिखा भी था मैंने अभी चार्ट में, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं इस चार्ट पे, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पे। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट थोड़ा सा अलग तरह का दिखता है, विच कैन स्केयर यू।
इसको सिंपल समझते हैं कि प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनता कैसे है। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे या लॉस की बात करेंगे। क्या प्रॉफिट और लॉस से हम ब्रेक इवन पता लगा सकते हैं? उसके लिए प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट काम में आता है। यानी यहाँ पे भी एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ध्यान रखने की बात ये है कि आप एक लेवल पे लॉस भी अर्न करते हैं, यानी कि ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम कर्व होगा ये कुछ नेगेटिव ऑफ वाई की तरफ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अमाउंट की बात कर रहे हो। अमाउंट मतलब लॉस या प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो ओरिजिन के नीचे जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओरिजिन के ऊपर जाएगा। इसलिए ये कर्व कुछ इस तरह से बनता है। जो नेगेटिव में जा रहा है यानी एक्स की इतनी यूनिट्स के ऊपर ये लॉस अर्न कर रहा है। ये जो पोर्शन है जहां पे ये कर्व पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब एक्स की इतनी यूनिट्स के ऊपर ये प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। यानी ये वाला पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, या ये बोलें कि प्रॉफिट और लॉस जीरो हो रहा है, दैट मींस दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इस चार्ट में से क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपका जो नॉर्मल ब्रेक इवन चार्ट है उससे क्वेश्चंस एग्जाम किट में आपको इसके मिलेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको अभी कराऊंगी भी, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट कि एग्जैक्टली ये इतना इजी चल रहा है तो ये है क्या। ये आपको ब्रेक इवन चार्ट दे दिया। ठीक है, नाउ दिस ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, क्योंकि सीबीई के अंडर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के अंडर आप इसको ड्रॉ नहीं करते। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के हिसाब से ड्रॉ करने को बोला गया है, विच इज एज पर दी ओल्ड बुक्स। अब ये नहीं होता, अब क्या वेराइटी होती है दैट आई विल शो यू। ये इन्होंने सब एक सिनेरियो ड्रॉ करने के लिए दिए हैं। राइट, अब मुद्दे पे आते हैं, इसको करेंगे कैसे, यानी एग्जाम में ये कैसा आएगा। सो आई विल शो यू द एग्जाम किट, और एग्जाम किट के इसके क्वेश्चंस कराती हूँ कि इसमें क्या मिलेगा आपको, और कई बार फ्री के नंबर भी मिलेंगे। चलिए जी, जस्ट कंफर्म मी बुक अगर दिख रही है तो। दिख रही है एग्जाम किट? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 91, what does the shaded area on the break even chart above represent? बताओ जी, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, 2 नंबर का सवाल है। लॉस। ठीक है, बोलो किसी का कोई और आंसर। क्या ये लॉस नहीं है, कुछ और है क्या? शिवांगी, प्रिया, दिस शेडेड रीजन व्हाट इज दिस? लॉस ही होगा मैम। लॉस ही होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ। लेट मी से दैट दिस लाइन, इसका मैं नाम रखती हूँ ए, चलो ए बी रखती हूँ। ये जो लाइन ए बी है, व्हाट इज दिस ए बी लाइन? फिक्स कॉस्ट। Fixed cost line. ठीक है, तो हमें तैयारी ऐसे भी करनी होगी। क्वेश्चन ने जो पूछा है, आपको एक फिगर के सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कौन सा आइटम क्या है। हो सकता है यहाँ ये पूछा हो, एग्जाम में ये पूछ ले। ये क्या है, व्हाट इज दिस? Profit. Profit. प्रॉफिट। ठीक है, गॉट दैट। और ये हमेशा ही आपको देंगे, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन क्लियर होता है सबको? कल्पना, ma'am. चेतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, यस मैम। अब आते हैं 92 पे। चलो 92, फिर से प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट आपको दिया हुआ है। The company has produced the following profit volume chart for its sole product. हम अभी एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या था यार, व्हाट वाज दिस? Break even Break point. even Break even point. अब ये थोड़ा सा यहाँ साफ नहीं दिख रहा है कि ये 10,000 पे आ रहा है कि किस पे आ रहा है, बट ये पॉइंट ब्रेक इवन है। व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट? फिक्स कॉस्ट इससे कैसे पता चलेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैम ब्रेक इवन है ही ऑलरेडी, और फिक्स हाँ, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। नहीं नहीं, इतने की जरूरत नहीं है, सिंपल चार्ट को देख के आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला नहीं लगाना। 8,000 नो मैम 2000 होगी। 2000 कैसे आ रही है?
क्योंकि जब यूनिट 0 है तब भी हमें कॉस्ट है 2000 की। एग्जैक्टली, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे लॉस कैसे आ सकता है? ये लॉस कहां से देखो चालू हो रहा है? मतलब हम जब कुछ नहीं बना रहे हैं तो हम 2000 के लॉस में जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉइंट कैसे अराइज हो सकता है? तभी जब ये फिक्स्ड कॉस्ट हो, यानी whenever you are not producing anything, rather ये बोलूंगी मैं कि अगर आपके y एक्सिस पे कुछ भी अमाउंट आ रहा है, that's fixed cost. You are not making anything, तो भी लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो सकता है फिर? फिक्स कॉस्ट की वजह से। यानी ये जो है 2000, that's your fixed cost. Answer is B. Got it? समझे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? आपको चार्ट को इंटरप्रेट करना है, कुछ कैलकुलेट मत करना। Is this clear? 2000 कैसे आया? यस मैम। ठीक है जी, ये देखो 93। 2 मिनट इस पे दिमाग लगाओ, कराऊंगी मैं, पहले तुम लोग दिमाग लगाओ। द फॉलोइंग ब्रेक इवन चार्ट हैज बीन ड्रॉन फॉर अ कंपनी सिंगल प्रोडक्ट। आपको पूरा चार्ट दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट आर करेक्ट? इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सबको देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट, ओके। द प्रोडक्ट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 8 per unit. The product incurs fixed cost of 30,000 per period, and the product earns a profit of $70,000 at a level of activity 10,000 units. मुझे नहीं पता, आंसर एक बार देखेंगे। पहले इनमें से आइडेंटिफाई कर लो चारों में से कौन से सही है और कौन से गलत है। आइडेंटिफाई। थर्ड तो ठीक है। हाँ थर्ड ठीक है, वही पता चल रहा है। फिक्स कॉस्ट 30,000, चलो मैं इसको तो मार्क करूं, सबके हिसाब से एटलीस्ट थर्ड तो ठीक है। यस मैम। यस मैम। पूछा है क्वेश्चन, ढंग से रीड करना। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ध्यान से, यहाँ पे उसने पूछा है करेक्ट, तो 3 तो करेक्ट है, यानी आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्या सी और डी में से आंसर हो सकता है? नो मैम। ओ मैम, मैम फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है। मैम वेरिएबल यस मैम, कॉस्ट 8 आ रही है। सेकंड 7, हाँ 7 आएगी मैम, क्योंकि 3 तो फिक्स कॉस्ट है। सोचो आराम से, आराम से, सब लोग। If second is correct or not, that's the only question. A और B के बीच का सिर्फ एक ही गैप है, 2, स्टेटमेंट नंबर 2, उसको क्रॉस चेक करो। मैम 2 करेक्ट नहीं होगा। अगर 2 करेक्ट होता तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो लॉस है आता। 2 रुपीज आता। ओके 2 रुपीज आता तो 30,000 डिवाइड बाय 2 अगर हम करते तो ब्रेक इवन यूनिट्स हमारी 15,000 आती। ओके, और अभी इसमें कितनी आ रही है? ब्रेक इवन पॉइंट पहले ही आ रहा है इसमें तो, उसमें पहले ही आ रहा 10,000 है। से। मैम और 8 टोटल कॉस्ट है हमारी, आई थिंक 10,000 पे 80,000 का कॉस्ट, वो टोटल कॉस्ट 8 आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कम होएगा उससे, फिर आई थिंक बी ठीक है। मैम 15,000 की ब्रेक इवन यूनिट्स आ रही हैं, वो एक्स एक्सेस पे तो 10,000 के पहले ही आ रहा है ब्रेक इवन। नहीं, 15 पे ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है? ब्रेक इवन इज दिस राइट? फिक्स 10,000 कॉस्ट की लेवल ऑफ 30,000 है। एक्टिविटी ये है, फिक्स कॉस्ट 30,000 है। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? करेक्ट, इसको बनाते हैं ना चार्ट, 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का पता नहीं, फिक्स कॉस्ट मुझे पता है 30,000 की। बताओ, ये तो इससे भी नहीं बैठ रहा। हम टोटल कॉस्ट से निकल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी 80 है एंड उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा ना। ओके, यू आर टेकिंग अनदर अप्रोच, वापस बोलो। टोटल कॉस्ट हमारी 80,000 है, उसमें टोटल से कॉस्ट 80,000 किस पे है? 10,000 यूनिट्स पे। टोटल कॉस्ट कर्व ये है। मैम टोटल कॉस्ट ये 36। रेवेन्यू है मैम शायद।
टोटल कॉस्ट तो वहां से स्टार्ट होती है ना जहाँ से फिक्स कॉस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि तुम लोग जगे हुए हो ना सब, अलर्ट। दिस इज रेवेन्यू, ठीक है जी। सो आप कह रहे हो कि टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे 80,000 है, करेक्ट? और बोलो क्या करूं इसमें? तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ना 70। एब्सोल्युटली, सो दैट्स द अप्रोच, ठीक है, गॉट इट। अब इसको चेक कैसे करोगे? जरूरी नहीं है एग्जाम में इंफॉर्मेशन ये दी हो, तो अभी मैंने पहले वाले केस में जो चार्ट बना के देखा था वैसे चेक कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों ही मिसिंग है। मैं कैसे निकालूं कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? तो दूसरी अप्रोच पे जाओ। अब दूसरी अप्रोच क्या है? 80,000 की मुझे कॉस्ट दी हुई है 10,000 पे। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो पॉइंट है ना, ये 80,000 पे आ रहा होगा अंदाजन, ठीक है। टोटल कॉस्ट 80,000, कितने यूनिट्स पे? 10,000 यूनिट्स पे। इस टोटल कॉस्ट में क्या क्या है? आपके पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आप लोगों ने अभी कितनी बताई थी? 30,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बचेगी? 70 नो 50। कितनी यूनिट्स पे? 10,000 तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 5 रुपीज। ये तो 7 तो नहीं आई, 8 सॉरी 8 तो नहीं आई, यानी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब वापस से सुनो, वापस से पूरे कॉन्सेप्ट को सुनो। इस तरह के क्वेश्चन में जब मल्टीपल आंसर्स में दिए होते हैं, आप सबसे पहले बेस्ट आंसर चूज करो। आपने सबसे पहले सबने बोला कि ये पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, यानी मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर किस में से होगा? ए और बी में से। ए और बी का गैप क्या है? पॉइंट नंबर 2। तो यानी कि अगर मैं पॉइंट नंबर 2 को अगर चेक कर दूं, अगर ये सही है तो आंसर 2 होगा, अगर ये गलत है तो आंसर सॉरी बी होगा, या तो ए होगा या बी होगा। तो 2 को चेक कर लेते हैं। 2 क्या था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना। कैसे निकल सकती है? एक अप्रोच हमने पहले यूज करी, वो वर्कआउट नहीं कर पाई। दूसरी अप्रोच पे आ जाओ। 80,000 इज द टोटल कॉस्ट एट हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स पे 80,000 की टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अभी जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकल के आई? 50,000। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे है 50,000, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? $5, which proves this statement wrong. तो आंसर क्या बचा? बी। आप ऐसे टाइम सेव करेंगे एग्जाम में, राइट? सारी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट नहीं करना, हम कुछ चीजों को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे कि ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते, बाकी फिर हम जुगाड़ बैठाएंगे। गॉट दैट? इज दैट क्लियर बॉयज? यस मैम। पीयूष क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। ठीक, चलो। तो 2 नंबर ना सीवीपी एनालिसिस में से 2 मार्क्स वाले बहुत इजी आते हैं, दे आर नॉट रियली ट्रबलिंग। ये मल्टीपल प्रोडक्ट का है, देखो प्रोडक्ट 1 2 3, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल प्रोडक्ट को करेंगे। फिलहाल तुम्हें मैं एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव करा देती हूँ एग्जाम किट का, बट आई डाउट मैम क्योंकि यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी मैम आई हैव अ हाँ। डाउट। उस वाले चार्ट में अगर इफ वी अज्यूम कि अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट 8 दे रखी है, मुझे हाँ। मेरी फिक्स कॉस्ट पता है 3 है, तो वो पहले पॉइंट से सेलिंग प्राइस से ऊपर जा रही है, तो ये चार्ट ही गलत बन जाएगा ना फिर तो। कम अगेन, कि जो मैम वेरिएबल कॉस्ट है, आई एम अज्यूमिंग जो क्वेश्चन में मुझे सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है व्हिच इज करेक्ट, सो आई एम टेकिंग वेरिएबल कॉस्ट एज 3 and fixed cost as वेरिएबल कॉस्ट as 8 and fixed cost as 3, the total would be 11. My total cost would be 11 and my selling price is 10, राइट? which will result my graph to be in a different shape. तो मेरी टोटल कॉस्ट ऊपर आ जाएगी मेरे सेलिंग प्राइस से, बिल्कुल यहाँ सही, पे ऑपोजिट चल रहा है। बिल्कुल। तो मैम इसी से क्लियर हो जाएगी ये सेंटेंस तो। हाँ, so another way of looking at it, that is what I was saying. PM का दायरा बहुत बड़ा है, absolutely correct interpretation. समझा तुम लोगों ने? What is she saying? यस मैम। She is saying कि अगर मैं 8 के हिसाब से चेक करूं तो 10,000 यूनिट्स पे, वैसे तो फिक्स कॉस्ट को हमें पर यूनिट नहीं लाना चाहिए, पर चलो हम 10,000 यूनिट्स के हिसाब से इसको 3 लेते हैं, ये 8 आ रही है, यानी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 11 की हो गई। सेलिंग प्राइस 10 की है,
ये 11 की आ गई, यानी कि लॉस होना चाहिए। तो 10,000 पे तो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, ये तो चार्ट ही टोटल कॉस्ट का ऊपर हो जाएगा, रेवेन्यू का नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चार्ट बना हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका मतलब भी ये स्टेटमेंट गलत है। एज पर दिस इंफॉर्मेशन ये चार्ट बन ही नहीं सकता। दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, गॉट दैट? मैम बट ऐसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट करते नहीं है, करते नहीं है पर यूनिट पे, पर हाँ इस चार्ट को देखते हुए आप वो कर सकते हो। मतलब दैट्स नॉट, हम करेंगे कई जगह तो जरूरत पड़ने पे कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ करना अप्रिशिएबल नहीं होता है कि आप उसको करो ऐसा। ओके ओके मैम। ठीक है, चलो हाँ जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से करते हैं, कैलकुलेटिव। मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, हमने ब्रेक इवन चार्ट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एफ और जी। अभी हम मल्टी प्रोडक्ट लेवल पे नहीं आए हैं, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। आते हैं इसके ऊपर, 87th के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक एट 87th। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका स्क्रीन बड़ा करती हूँ। क्लियरली विजिबल? यस मैम। यस मैम। चलो जी 87th पे आते हैं। कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डेटा। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। ये तीनों के तीनों क्या है? व्हाट आर दीज? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों के तीनों वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन निकाल के रख लूं। सबसे पहला काम हमेशा पीएम में करना, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। सो कंट्रीब्यूशन विल बी 25 minus 5 plus 7 plus 3 is how much? ठीक है, मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ठीक निकाला। यस मैम। तो $10 पर यूनिट का मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड ये फिर इन्होंने पर यूनिट निकाल के दिया हुआ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम अभी यूज नहीं करते। बजटेड आउटपुट इज 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स का आप एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं। इन रिलेशन टू दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? हमें सिंपल बताना है कि सही कौन सा है, चारों में से एक सही होगा। 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। नाउ दिस इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको सारी कैलकुलेशन करनी होंगी। करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्विकली कैलकुलेट करो। What will be the margin of safety? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? बीपी से। बीपी कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। नाउ फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट तो टोटल होती है, तो फिक्स कॉस्ट आती है 4 into 30,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10। तो बीपी यूनिट्स कितने की हुई? हाउ मच इज दिस? 12,000 units. 12,000। 12,000 यूनिट्स की बीपी आ गई। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है बताओ? 18,000 units. बिल्कुल। सो परसेंटेज में कैसे करेंगे? 18,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। क्रॉस चेक कर लो फटाफट, व्हाट इज द परसेंटेज? 60%. 60%। तो ये तो 40% नहीं आ रहा, गलत गलत। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जल्दी से क्रॉस चेक। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% आ रहा है. 40%। ये भी गलत। यानी कई चीजें आपको कैलकुलेटर पे फटाफट करने की आदत डालनी होगी। The volume of sales needed to make a profit of 2,70,000 is 45,000 units. ये कौन सा है? लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये। तो मुझे दो चीजें रिकवर करनी है। क्या क्या रिकवर करना है? एक फिक्स कॉस्ट प्लस एक डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है? 1,20,000। कहां से लाई मैं? ये रहा, दिस इज 120। दिख रहा है? Yes मैम. प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना लेना है? 270। कौन है जनरेट करने वाला, प्रॉफिट जनरेट करने वाला कौन है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इज 10। 39,000। 39। यस। तो ये क्या बोल रहे हैं? आंसर क्या बचा? D. ठीक है, तो दिस इज अनदर वेराइटी जो आपको एग्जाम में मिल सकती है। If the budgeted sales increase to 40,000 units, budgeted profit will increase by 1 lakh units. करेंगे इसको फटाफट, 2 मिनट लगेंगे, करते हैं। बजटेड सेल्स अगर 40,000 यूनिट से इंक्रीज हो जाए तो बजटेड प्रॉफिट
1 लाख से, अच्छा वैसे जरूरत नहीं है करने की क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज 10 into 30,000 यूनिट्स, इट विल बी 3 lakhs. वैसे एग्जाम में मत करना इसको. माइनस फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच? 1,20,000. द प्रॉफिट यू गेट इज 180 का. अब ये बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ पे बजटेड सेल्स को इंक्रीज कर दिया 40,000 यूनिट्स तक, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 4 lakhs. माइनस फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? हाउ मच विल बी फिक्स कॉस्ट? बजटेड प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 1 lakh. फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? क्या हम 120 लेंगे या फिर 4 into 40 लेंगे? नो मैम 120. 120 लेना चाहिए. यस मैम. Absolutely, that's the basic thing which you need to remember. आपने जिस बजट के हिसाब से ये फिक्स्ड ओवरहेड निकाला है, उसी से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी. टोटल फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है, वेरिएबल की तरह नहीं चलाना है कि अगर 10,000 यूनिट्स बढ़ गई तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. फिक्स्ड ओवरहेड जिस, अगर कभी भी पर यूनिट दिया होता है तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे उसको दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करो, दैट्स द टोटल फिक्स कॉस्ट. यानी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 120. कितना प्रॉफिट आ रहा है ये? 2,80,000. 280. आया कि नहीं आया गैप 1 लाख का? आया. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट मॉरल इन दिस पॉइंट नंबर 4 इज, जब भी फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया जाता है तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट आती है उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वो रेट, और यही फिक्स रहती है. फिर आप लेवल चेंज करेंगे तो भी आप जो फिक्स कॉस्ट है वो इतनी यूज करेंगे, उसको बढ़ा नहीं देना है. फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की तरह आउटपुट के साथ बदलते नहीं चलना है. इस चीज का ध्यान रखना. क्या ये क्वेश्चन क्लियर होता है? यस मैम. ठीक है एवरीवन. Yes, ma'am. चलो, सो बाय नाउ यू वुड बी वेरी टायर्ड. अब कल वाली क्लास में मल्टी प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे. मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट समझेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट का प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट, ये भी समझेंगे. ठीक है. और उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम और प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो बाय टुमारो वी विल बी फिनिशिंग ये वाले कुछ, विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर. ठीक है जी. कल सेम टाइम रखेंगे. आप लोगों के पास लिंक वापस से शेयर किया जाएगा. प्लीज डू चेक योर ईमेल्स एंड देन यू कैन जस्ट ज्वाइन टुमारोज क्लास आल्सो. ठीक है. ओके मैम. हाँ जी, हाँ जी. के बताओ बताओ, ये के नाम से जो भी है. Ma'am, खुशबू. खुशबू. हाँ जी खुशबू बताओ. Ma'am, I joined this class a little late, so मुझे बैकअप आपकी मिल रिकॉर्डिंग सकता है. आपसे तब भी शेयर की जाएगी, डोंट वरी. ठीक है. Thank you, ma'am. ओके ओके बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो. Thank you, ma'am. Bye-bye. बाय थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. बाय. बाय बाय.